वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 अगस्त को जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लिए गए हैं। पहला आर्टिकल जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि द हिंदू का है। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडिंग द ग्राउंड, जो कि इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर है और इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। और सिंपली एक्सप्लेन में आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में 2 ईयर्स ऑफ तालिबान रूल, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पहला आर्टिकल जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है गैप्स इन अ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल होता है तो उसके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन एक्ट बनने के बाद चीज़ें और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में पास हुआ था। उसमें रिसेंटली प्रपोज किया गया है कुछ अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट प्रपोज होने के बाद दोनों हाउसेस में वो पास हो गया मानसून सेशन में, और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई और एक्ट बन गया है। ठीक है, इसके कारण अपने को 1969 एक्ट भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं। जैसे बेनामी एक्ट के बारे में आया था, प्रपोज अमेंडमेंट हुए थे, अमेंडमेंट तो नहीं पूछा था लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट है उसके बारे में पूछ लिया था। और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्ट था, क्या प्रपोज की अमेंडमेंट, तो वो आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर अ रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो क्या बता रहा है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो भी रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है टू रेगुलेट बर्थ एंड डेथ। बेसिकली आप जब भी कोई पैदा होता है या फिर कोई मरता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और गवर्नमेंट सारे डेटा रखती है अपने पास कि कौन आ रहा है, कौन बच्चा पैदा हुआ है और कितने लोग पैदा हो रहे हैं, ताकि जो है हम ये सब वाइटल डेटा, इसी के बेसिस पे वेलफेयर पॉलिसीज चलती है जिसे हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा कौन कलेक्ट करेगा, किसके पास पावर रहेगी, कौन रिकॉर्ड रखेगा, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के बारे में इस एक्ट में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी बना सकते हैं। समझ में आएगा, दोनों इस इशू पे बना सकते हैं लॉ। ठीक है, इट इज़ द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ अकॉर्डिंग टू 1969 एक्ट। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी रखेगी और रजिस्ट्रेशन भी करेगी, और चीफ रजिस्ट्रार जो कि स्टेट में होता है, ठीक है, अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट, इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। ठीक है, और जो सेंटर में अथॉरिटी होती है वो कौन सी होती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करता है, वो जितना भी डेटा होता है सारे स्टेट का उसको कलेक्ट करते हैं, समझ में आया क्या, और क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, वो कोई डेटा इकट्ठा नहीं करते हैं, सिर्फ कलेक्शन करते हैं सारे स्टेट का डेटा, ताकि नेशनल लेवल का डेटा बन सके। ठीक, अब क्या क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं वो भी देख लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या गैप्स हैं उसमें। तो जो अमेंडमेंट आए हैं बेसिकली ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है एक्ट, अच्छे से याद रखिएगा, और रजिस्ट्रेशन जनरल ऑफ इंडिया भी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इस प्रपोजिंग टू मेक आधार मैंडेटरी। ठीक है, तो आधार हर जगह मैंडेटरी कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इट्स ईजी टू ट्रैक। बेसिकली अगर आप आधार मैंडेटरी कर देंगे और आधार हो जाएगा तो बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है न्यू बर्थ और डेथ को। समझ में आया। इट ऑल्सो रिक्वायर स्टेट टू कंपल्सरीली शेयर डेटा on the register birth and death with the RGI. However, RGI will maintain its own register of birth and death. ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ डेटा शेयर करना पड़ता था, अभी कंपल्सरीली मैंडेटरी कर दिया डेटा शेयर करना। ठीक है, एग्जैक्ट, और जो खुद का डेटा है नेशनल लेवल का डेटा वो भी जो है मेंटेन करेगा RGI। समझ में आया, मतलब स्टेट भी डेटा मेंटेन करेगा और अब सेंट्रल भी करेगा। पहले सिर्फ जो सेंट्रल था वो क्या कर रहा था, सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा था और क्लासिफिकेशन कर रहा था जितने स्टेट थे। अब सिर्फ डेटा कलेक्ट और क्लासिफिकेशन नहीं, पूरा डेटा बेस स्टोरेज करा जाएगा, नेशनल डेटाबेस अलग से बनाया जाएगा। समझ में आया क्या, और कंपलसरी कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को डेटा शेयर करने के लिए। प्रेजेंटली स्टेट आर ओनली रिक्वायर्ड टू सेंड एनुअल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट। ठीक है, प्रेजेंटली मतलब जब अमेंडमेंट नहीं हुए थे उसके पहले सिर्फ क्या भेजना होता था, एनुअल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट भेजना होता था RGI को। समझ में आया। द एक्ट
ऑल्सो मेक बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी। बर्थ सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी कर दिया गया है। कहाँ पर? अगर आप स्कूल जाएंगे तो एडमिशन कराने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आप पासपोर्ट बनवाओ आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आप वोटर आईडी बनवाओ आपको लगेगा। शादी करो लगेगा, मतलब शादी रजिस्टर करवाओगे तो लगेगा, शादी करने के लिए नहीं लगेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तब भी लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है नए एक्ट में। समझ में आया क्या? तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं इस एक्ट में। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल में। सबसे पहला इशू है कि इन केस ऑफ बर्थ द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर कलेक्टिंग द आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स। अगर बर्थ हो रही है, मतलब जन्म हो रहा है अगर बच्चे का, तो पेरेंट्स का आधार नंबर जो है उसे कलेक्ट करने की बात की गई है। लेकिन आधार नंबर मेंशन नहीं किया गया है। जो डिसीज पर्सन है या फिर जिसकी मृत्यु हो गई है उसके आधार नंबर को कलेक्ट करने की कोई बात नहीं की गई है। और इसका आधार नंबर लेने की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम जो डेटाबेस है उससे इसको रिमूव कर सकें, है ना। और बेसिकली हम पर्पस क्या है ये सब डेटा लेने का, ठीक है। ये सब डेटा लेने का पर्पस क्या है? अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस को, तो इज़ टू क्रिएट द नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ विच वुड हेल्प इन अपडेटिंग अदर डेटाबेस रिजल्टिंग इन अ एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड सोशल बेनिफिट। तो बेसिकली हम ये डेटाबेस ले इसलिए रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड अलग जो डेटाबेस हैं उसको अपडेट किया जा सके और इन दी एंड क्या हो, हमारा जो एफिशिएंट सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस का, और जो कि टारगेटिंग सिस्टम हो, ठीक है। करप्शन कम से कम हो। हमने आधार ही इसलिए लाए थे ताकि घोस्ट बेनिफिशरीज़ को ख़त्म किया जा सके। इसका मतलब जो बेनिफिशरी है वो ज़िंदा एटलीस्ट वो हो जो जिसको टारगेट किया गया है उसी को मिलना चाहिए स्कीम का फ़ायदा। लेकिन अगर डिसीज नंबर का आधार नहीं लेंगे और उसे डेटा से अपडेट नहीं किया जाएगा तो वापस घोस्ट बेनिफिशरीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और कोई भी मीडिएटर जो है उस स्कीम का बेनिफिट लेगा, लीकेज शुरू हो जाएंगे और करप्शन होगा फिर से, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट कि आप डेथ वाला जो पर्सन है, जो डिसीज पर्सन है, उसका भी आधार को लिया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्या है जो कंसर्न इस आर्टिकल में दिया हुआ है वो ये बोला गया है कि क्या नेशनल डेटाबेस की ज़रूरत है? नेशनल डेटाबेस की ज़रूरत इनके हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना सारा कलेक्शन होगा तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा होगा, और अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा होता है तो उसके अलग इशू होंगे, जैसे कि हैकिंग, एक साथ हैक किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा। और इतना सारा डेटा मेंटेन करने के लिए अलग आपको कॉस्ट लगेगी। स्टेट में भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, मास सर्वेलेंस हो सकता है। इतना डेटा अगर गवर्नमेंट रखती है तो मास सर्वेलेंस के चांसेस भी आ सकते हैं। समझ में आया क्या? तो राइट टू प्राइवेसी और अगेंस्ट इट्स अ वायलेशन ऑफ पुट्टास्वामी। समझ में आया? ये 2-3 चीज़ें जो है हो सकती है। स्टेट अगर रख रहा है डेटा तो सेंटर को रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कहा गया है। उल्टा इसने एक चीज़ कही गई है और वो ये कहा गया है कि क्या किया जा सकता है, आप डायरेक्टली एक बना सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सिस्टम वेयर इन द रिक्वायर्ड डेटा फ्लो टू देयर डेटा बेसिस ऑन अ डेली बेसिस और इवन ए रियल टाइम बेसिस फ्रॉम द स्टेट लेवल डेटाबेस। इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जाए कि जितना भी डेटा अगर गवर्नमेंट को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सारे स्टेट को कहे और उसी समय वो रियल टाइम डेटा उनको मिल जाए। लेकिन स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, उस डेटा को वो ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और फिर, लेकिन उसे स्टोर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो थर्ड बात की गई है इसमें, जो थर्ड इशू है वो है इट इज़ प्रोवाइडेड दैट दिस डेटाबेस एट द सेंट्रल लेवल बी मेड अवेलेबल टू अथॉरिटी डीलिंग विद द मेंटेनेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ डेटाबेसेस रिलेटिंग टू पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल, आधार नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सच अदर डेटाबेसेस एट नेशनल लेवल एज मे बी नोटिफाइड। तो हम ये डेटाबेस जो है सेंट्रल को इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम दूसरे डेटाबेस को क्या कर सकें, अपडेट कर सकें। कौन कौन से डेटाबेस? जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद होगा। NRC, NPR, ये सब बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। तो पॉपुलेशन रजिस्टर 2010 में एक बार बनाया जा चुका है, 2015 में इसे अपडेट कर चुके हैं और अभी दोबारा से इसको अपडेट करने के पर्पज़ से ही जो है हमने ये अमेंडमेंट किए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, इलेक्टोरल रोल, आधार नंबर, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है क्या है, इन सब चीज़ों को अपडेट करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत है, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है, इसका मतलब अलग से पार्लियामेंट में लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और भी पर्पज़ जिसमें अपडेट करने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डेटा ले सकती है, ठीक, यूज़ कर सकती है। इफ़ those authority require information from the database of registered birth and death to update their database, it require amendment in the law or executive order under which they are maintained। तो ये बोल रहा है कि
अब रजिस्ट्रेशन और बर्थ एक्ट में करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आधार में डेटाबेस यूज़ करना है इसका, तो आप लोग उसमें अमेंडमेंट करिए आधार एक्ट में, ठीक है, पासपोर्ट एक्ट में, और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दीजिए। यहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है। द RBD एक्ट ओनली नीड्स एन एनेबलिंग प्रोविजन टू शेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। इसमें सिर्फ आपको एनेबलिंग प्रोविजन की ज़रूरत है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जिसके लिए चाहिए वहाँ पर आपको क्या करना होगा, अमेंडमेंट एक्ट लाना होगा, ठीक है। लिस्टिंग अ फ्यू डेटाबेस फॉर कंसिडरेशन बाय पार्लियामेंट एंड लीविंग फ्यूचर एडिशन टू गवर्नमेंट इज डीमीनिंग टू पार्लियामेंट इन अ वे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ हमने डेटाबेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल, बाकी सब कौन किसके ऊपर छोड़ दिया है, गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट क्या करेगी, डीनोटिफाई करेगी। तो थोड़ा टेंशन की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नाउ डिसाइड दैट अ लिस्ट ऑफ वुमेन हुज थर्ड और हायर ऑर्डर बर्थ इज बीइंग रजिस्टर्ड बी प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर फॉलो अप ऑन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अब ये भी बोल सकती है कि वो वुमेन की लिस्ट लेके आओ जिनका तीसरा या चौथा बच्चा है, ठीक है, ताकि उनको क्या कर सकें, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया जा सके उनका नाम, और फिर वो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग उसमें इंटरवीन कर सके कि आप इससे ज़्यादा बच्चे ना करें, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव में नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही होना चाहिए। तो जो एक लाइन लिखी हुई है एज मे बी नोटिफाइड, ये एज मे बी नोटिफाइड थोड़ी टेंशन वाली लाइन है, इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नोटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, with regard to facilities available now, the state government could decide that a cause of death certificate should be issued by a medical practitioner who attended the deceased person so that the certificate can be sent along with death report, ठीक है। अभी क्या है, अमेंडमेंट में क्या किया गया है, अमेंडमेंट मेक इट कंपलसरी दैट फॉर ऑल डेथ इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन अ कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट हैज़ टू बी सेंड टू रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड टू क्लोजेस्ट रिलेटिव। तो अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है मेडिकल इंस्टीट्यूशन को देना, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो देगा, क्या देगा, डेथ सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी कर दिया है। किसको देगा, जो रजिस्ट्रार है बर्थ और डेथ का, उसको एक रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट मिलेगा, और एक जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। फॉर डेथ दैट ऑकर आउटसाइड हॉस्पिटल द मेडिकल प्रैक्टिशनर हु अटेंडेड टू डिसीज ड्यूरिंग द पर्सन रिसेंट इलनेस हैज़ टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर मान लो कि मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं होती है डेथ और कहीं बाहर होती है और उस समय कोई जांच वाच भी नहीं हुई थी, तो रिसेंटली जो डॉक्टर होगा जिसके पास वो गया होगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। मान लो कि किसी की डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है, उसके 1-2 हफ्ते पहले वो किसी डॉक्टर के पास गया और नॉर्मली टेस्ट वेस्ट कराया हो, तो फिर वो डॉक्टर उसका सर्टिफिकेट बनाएगा, ये कहा गया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है इसमें, द मेडिकल प्रैक्टिशनर may not have always arrived at a definitive diagnosis before the person died, ठीक है। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर ज़रूरी नहीं है कि डायग्नोस कर पाए, कि है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसकी मौत के पहले डायग्नोसिस हो पाए कि बंदा की डेथ हुई कैसे है, जो इंसान है उसकी डेथ किस तरीके से हुई है। जो दूसरा कारण है, अ पर्सन हु वॉज अंडर द ट्रीटमेंट फॉर अ सर्टेन डिसीज कैन डाई ऑफ एंटायरली डिफरेंट कॉज आउटसाइड अ मेडिकल फैसिलिटी व्हेन द मेडिकल प्रैक्टिशनर वॉज नॉट अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। तो जो बंदा मतलब आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो हो सकता है जिस ट्रीटमेंट के लिए उस वक्त आया हूँ, मैं सर्दी बुखार के लिए आया हूँ और बाहर हार्ट अटैक से डेथ हो जाए, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसे सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की गई है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है इशू का, व्हेन द नेचुरल कैलेमिटी और एक्सीडेंट ऑकर सेवरल पर्सन आर रिपोर्टेड मिसिंग, मैनी ऑफ देम हैड डाइड टू, इट हैज़ बीन सीन दैट द पुलिस वुड हैव टू कॉल ऑफ द सर्च फॉर देम आफ्टर सम टाइम। जब भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है या फिर एक्सीडेंट होते हैं तो बहुत सारे पर्सन रिपोर्टेड होते हैं, और एक समय के बाद उनकी पुलिस जो है क्या करना, उनकी जो मिसिंग की रिपोर्ट है ना, वो बंद कर देती है, उनके ढूंढना उनको बंद कर देती है और सर्च को, ऑपरेशंस को बंद किया जाता है। हाउएवर द फैमिली ऑफ सच पर्सन वुड हैव टू वेट फॉर 7 ईयर टू रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट दैट सेज प्रिज्यूम डेथ। लेकिन जो फैमिली होती है उसको 7 साल तक रुकना होता है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट बनता है उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। जो सर्टिफिकेट लगता है कि उनको प्रिज्यूम किया जाता है कि ये डेथ है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। अ प्रोविजन कुड हैव बीन इंसर्टेड इन द एक्ट टू रजिस्टर अ प्रिज्यूम डेथ व्हेन इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट द सच पर्सन वुड बी डाइड इन अ कैलेमिटी और एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक प्रोविजन को ऐड किया जा सकता था। अभी तक के सारे प्रोविजन हमने बात की, उसमें क्या इश्यूज़ थे, इसमें एक एडिशन किया जा सकता कि जो प्रिज्यूम्ड डेथ है वो सर्टिफिकेट रीजनेबल टाइम में दे दिया जाना चाहिए। 7 साल तक वेट कराना
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और डेथ सर्टिफिकेट मिलने में 7 साल लग जाते हैं। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट इसको ऐड करने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आप लोगों के समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल है, अमेंडमेंट एक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है? तो प्लीज़ रट्टा मारिए। 2 ईयर्स ऑफ तालिबान रूल, ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तालिबान को कंट्रोल किए अफ़गानिस्तान को, ठीक है? क्यों आर्टिकल आया है उसका रीज़न आपको मैंने बता दिया कि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तालिबान रूल को। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है? GS2 के लिए, इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है जनरली IR का जो कि नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप पे पूछता है और बहुत समय से हॉट टॉपिक है इंडिया और अफ़गानिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान का स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ऑलरेडी, ठीक है? स्टेबिलिटी के लिए जो रीजन है अपना साउथ एशिया रीजन, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे रीज़न हैं, इसलिए ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? जानेंगे कि क्या चल रहा है अभी रिसेंटली जब से तालिबान ने कंट्रोल किया है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने क्या क्या किया है, ये आर्टिकल में दिया हुआ है। सबसे पहले भूमिका बनाई जाए, है ना? क्या बनाएंगे सबसे पहले? तो भूमिका, कैसे हुआ ये सब, तालिबान कहाँ आया, कहाँ से आया, कौन था, कौन सी कंट्री थी जिसने तालिबान को पैदा किया। तो 1979 की बात है, जब रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए क्या किया, अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया। अफ़गानिस्तान कभी किसी के अंदर रह नहीं पाया है कंट्रोल में, ठीक है? US को ये बात अच्छी नहीं लगी, US अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, उसने क्रिएट किया, वहाँ के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, ठीक है? स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, जो जिन लोगों को ट्रेनिंग दी उन लोगों का नाम क्या था? तालिबान ग्रुप। उन लोगों ने रशिया से जो है भिड़ा, लड़ाई की और रशिया को बाहर कर दिया। रशिया को बाहर कर दिया, अब यहाँ पर इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। अब तालिबान गवर्नमेंट तो होनी चाहिए थी प्रो US, लेकिन ऐसा था नहीं। अगर प्रो US गवर्नमेंट नहीं है तो फिर US सह पाता है क्या? कभी नहीं सह पाता, उसे इंटरवीन करना ही पड़ता है, इंटरवेंशन करने की ज़रूरत ही होती है, ठीक है? डेमोक्रेसी के नाम पे इन लोगों ने इंटरवेंशन किया, तालिबान को बाहर कर दिए 2002-3 में, अटैक करके डायरेक्टली क्या किए, मिलिट्री को, ठीक है, दूसरी कंट्री में भिड़ा दिए, बेसिकली भेज दिए इन लोगों ने मिलिट्री को। और अफ़गानिस्तान में जो है US मिलिट्री जो है स्टेशन करके 20 साल तक रही है, 20 साल तक। 2021 में खाली किया इन लोगों ने अफ़गानिस्तान को। समझ में आया क्या? 20 साल तक के कहाँ बसे रही मिलिट्री? कम से कम 7-8 हज़ार ट्रूप्स अमेरिका के कहाँ पर रहे हैं? अफ़गानिस्तान में, ठीक है, 20 साल तक। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है जो कि क्या है, प्रो US थी, ठीक है? डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं है US को, सिर्फ किसका लेना देना है? प्रो का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी तो, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भी तो किंग है, लेकिन वो प्रो US है ना? प्रो US है, तो जो प्रो US है वो डेमोक्रेसी रहे, ऑटोक्रेसी रहे, ह्यूमन राइट वायलेशन करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन कौन करने वाला है? US। और मॉरल ग्राउंड लेने के बाद तो डबल स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा भयानक किसके हैं? US के। इंडिया को सबसे ज़्यादा डर किससे? US से। इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन क्लियर कट है, टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड है, कभी धोखा नहीं देता। हालांकि चिंता ज़रूर है इंडिया को, क्योंकि इंडिया US बहुत क्लोज आ रहे हैं और चाइना रशिया क्लोज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रशिया ट्रस्टेबल है। चाइना से हमें चिंता नहीं, चाइना एग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट में, लेकिन अपने को पता है ना सामने से कौन धोखा दे रहा है या फिर सामने से कौन जो है अपने अगेंस्ट में, ये पता है। US का किसी को नहीं पता, US कब आपके साथ है, कब धोखा देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। US से ज़्यादा खतरनाक कोई कंट्री नहीं है। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 90% प्रॉब्लम है, उसके लिए सिर्फ 2 कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, US एंड UK। इन लोगों ने, है ना, वॉर के पहले, World War II के पहले जितनी भी प्रॉब्लम थी जो पहले की है वो UK रिस्पॉन्सिबल है और उसके बाद से US रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है क्या? और अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है चाइना का, बहुत कम, ठीक है? चाइना का जो भी इशू है वो उनके बॉर्डर से रिलेटेड ही है और थोड़ा एग्रेसिवली असर्टिवनेस है, लेकिन ओपन असर्टिवनेस है, तो डायरेक्टली आप उसे डील कर सकते हैं। US के साथ थोड़ा प्रॉब्लम अलग है, उनके साथ डायरेक्टली डील नहीं किया जा सकता क्योंकि वो धोखा देने में विश्वास रखते हैं, यही प्रॉब्लम US की है। अब तालिबान दोबारा आ गया 2021 में, US ने बोला भैया हमसे नहीं रहा जाएगा, बहुत नुकसान हो रहा है तालिबान के साथ। तालिबान मतलब वहाँ जो प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको छोड़ छाड़ के आ गए, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। तालिबान ने वहाँ गया, हमला किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, आराम से उसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया और अब उसको 2 साल पूरे हो गए। तो ये कहानी थी इस आर्टिकल के पहले के बैकग्राउंड की। अब पढ़ते हैं अपन आर्टिकल कि पिछले 2 सालों में क्या क्या किया है, इंडिया का क्या रोल रहा है, ठीक है? In the past 2 decades, between 2001 and 2021, India became one of the top 5 donors to Afghanistan with a pledge of more than 3 billion in aid. If it had more than 500 projects spread across Afghanistan, 34 provinces in 5 pillars.
humanitarian assistance, infrastructure development, economic development, connectivity and capacity building, but post 2021 it has continued only with humanitarian assistance। ठीक है, तो पिछले जो तालिबान का राइज़ हो गया, अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए है? दो मेन इश्यूज़ हैं। एक तो जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, ऊपर से जो तालिबान है वो प्रो पाकिस्तानी है, प्रो पाकिस्तान रिजीम के, तो रीजनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। दूसरा टेररिज्म, उसके अलावा क्या है? कनेक्टिविटी इशू। सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी का एकमात्र रास्ता क्या है? अफ़गानिस्तान से होते हुए चले जाते हैं, तो बहुत आसानी से अपने को सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी मिल जाती है। और उसके अलावा सेंट्रल एशिया में यहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो है जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, मिनरल्स वगैरह का रिच इन मिनरल्स है, तो ये सारी चीज़ें अपने को बेनिफिशियल है इंडिया के लिए अफ़गानिस्तान। ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, टेररिज्म की बात करेंगे, तो आपको कांधार याद होगा। कांधार में क्या हुआ था? हाईजैक, कांधार हाईजैक हुआ था। वहाँ पर जो टेररिस्ट गए थे अंदर फ्लाइट में, वो कहाँ से गए थे? उस समय तालिबान का रूल था 1999 में, और तालिबान से ही जो है रिजीम थी तालिबान की, और उन लोगों ने आतंकवादियों को घुसने दिया और हाईजैक हो गया। मसूद अज़हर को छोड़ना पड़ा, याद आया क्या? ठीक है, तो ये सब सारी प्रो पाकिस्तानी रिजीम है। उसके बाद हक्कानी ग्रुप और अलकायदा, ये सब कहाँ पर शरण लेके रह रहे हैं? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे इशू हैं, इसलिए तालिबान जो है इंडिया के लिए डेंजरस है, इसलिए इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, इंडिया ने माने ही नहीं इसको अभी तक, है ना। इंडिया इन अ टाइट स्पॉट विच हैज़ चूजन टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड कॉशियस एंगेजमेंट विदाउट ग्रांटिंग द तालिबान लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन। इंडिया ने जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो दे रहा है, लेकिन अभी तक के ग्रांट नहीं किया है, तालिबान को लेजिटिमेसी और रिकॉग्निशन नहीं दिया है। समझ में आया क्या? उसके पहले 2001 से जब से तालिबान गए हैं 2021 तक पूरे 20 साल में क्या क्या हुआ है? इंडिया ने हर फील्ड में टोटल 5 पिलर है जहाँ पर इंडिया ने सपोर्ट किया है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी, लेकिन 2021 के बाद से सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जा रहा है। इंडिया कंटिन्यूज टू सप्लाई मेडिकल एंड फूड एड फॉर द अफगान्स। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के लिए इंडिया ने, ठीक है, अभी बीच में रिसेंटली आया था, बहुत सारे लोग यूएस भाग रहे थे, बहुत सारे लोग प्लेन से गिर रहे थे, बहुत डरावना मंजर था, है ना। लेकिन दुख ये था कि कोई जो है तालिबान के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ, इतना बिना रेजिस्टेंस के कोई भी कंट्री, और कोई भी कंट्री किसी की मदद नहीं कर सकती उनकी आज़ादी के लिए, है ना। खुद से ही आज़ादी लेनी पड़ती है अपने लिए, तभी वो वर्थ होती है। जैसे यूएस ने पिछले बार किया था इंटरवेंशन, कुछ हुआ नहीं, 10 साल 20 साल रहे, अब वापस तालिबान आ गया। इसलिए आपको खुद से ही परमानेंट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको खुद से करना होगा। ठीक, उसके बाद इट हैज़ पार्टनर विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट विद इन अफगानिस्तान। अंडर दिस पार्टनरशिप दे हैव सप्लाइड 47,500 मिलियन टन ऑफ वीट। तो इंडिया बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है वहाँ के लोगों को। ठीक है, अपन हमेशा से अफगानिस्तान, आपने राशिद खान का नाम सुना होगा, प्रो इंडियन। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पूरा अफगानिस्तान किसको सपोर्ट करता है? इंडिया को। ठीक है, इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तानी, सारे के सारे अफगानिस्तानी मुस्लिम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक, जब तक कि वॉर ना चल रही हो। अगर वॉर चल रही है तो वो एनिमी कंट्री कहलाएगी, और उसके बाद फिर इशू हो जाएगा, उस समय आप सपोर्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भले ही आप कितने भी दुश्मन हो, आप जो जिसको करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल इशू है, व्यू है। दिल्ली कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान इन द रीसेंट पोस्ट। ठीक है, बेसिकली इसको एक्नॉलेज भी किया था और कहा था कि वी आर ग्रेटफुल फॉर जनरस डोनर्स लाइक इंडिया हु मेक दैट हैपन। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया था, खूब सारा 50,000 ऑलमोस्ट जो है मिलियन टन वीट जो है किसने प्रोवाइड किया था? इंडिया ने। अलॉन्ग विद दिस इंडिया सो फार सप्लाइड ऑलमोस्ट 200 टन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कोविड वैक्सीन, एंटी टीबी मेडिसिन और वगैरह वगैरह अलग अलग चीज़ें। ठीक है, किसको अथॉरिटी दी गई थी? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ काबुल में ये जो है इनको हैंडेड ओवर किया गया था, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेडिकल असिस्टेंस, फूड असिस्टेंस, ये सब अभी इंडिया 2 साल में दे रहा है। इंडिया इज पार्टनर विद द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम टू हेल्प अफगान ड्रग यूज पॉपुलेशन स्पेशली फीमेल। अंडर दिस दे हैव सप्लाइड 1100 basically unit of female hygiene kits and blanket and medical assistance to UNODC Kabul. This item will be used by India in the female drug rehabilitation camp Afghanistan. They will provide medical assistance to this camp. तो बेसिकली जो ड्रग है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने किट्स भेजी हुई है, एंटी ड्रग किट्स। ठीक है, 1100 यूनिट ड्रग है, वो मेनली फीमेल के लिए भेजी गई है। द प्रोसेस टू एंगेज विद द तालिबान बिगेन इन 2021 अगस्त। ठीक है, तो इंडिया ने
जब तक तालिबान आया नहीं तब तक के अपना गोल शिफ्ट नहीं किया, और उसके पहले कोई बात नहीं हुई। बहुत सारे पंडित हैं जो अपने यहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि इंडिया को बैक चैनल तालिबान से बात करते रहनी चाहिए थी, ठीक है। उसके पहले 2021 में इंडिया की पहली बार बात शुरू हुई। दिस रिजम्पशन ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हैज़ बीन सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज एंड दे हैव ऑपरेटेड विदाउट एनी सिक्योरिटी थ्रेट सो फार। तो अभी बातचीत चल रही है और पॉलिसी चेंज में एक सिग्निफिकेंट मतलब पॉलिसी जो चेंज हुआ है उसमें बहुत बड़ा चेंज है। अपनी जो अपना जो स्टैंड है अफ़गानिस्तान को लेके, अपन हमेशा चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ डेमोक्रेसी हो, वुमेन एजुकेशन हो, राइट्स हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर इंडिया इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव आइज़ एंड ईयर्स इन अफगानिस्तान एंश्योर दैट द कंट्री रूरल हैव स्टेक इन नॉट हार्मिंग इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडिया को हमेशा फोकस करना पड़ता है क्योंकि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। और तालिबानी प्रो पाकिस्तानी हैं और प्रो टेररिस्ट हैं, जितने भी कश्मीर वाले हक्कानी ग्रुप हो गया, अलकायदा हो गया, जो इंडिया को थोड़ा हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया को अपने कान और आंखें दोनों खुली रखने की ज़रूरत है। द तालिबान नीड द एड एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट लीवर इन इंडियाज़ हैंड, ठीक है। तो ये तालिबानों को ज़रूरत है, इकनॉमी तो है नहीं उनके पास, इंडिया मदद कर रहा है और यही इंडिया का लेवरेज है। समझ में आया क्या? यही इंडिया इसी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, बातें मनवा सकता है। ऑफिशियली न्यू सीयर्स बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 विच हैज़ पास्ड अंडर द प्रेसिडेंसी इन अगस्त 2021। UNSCR 2593 अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एंश्योर दैट अफगानिस्तान इज़ नॉट यूज्ड एज अ बेस टू लॉन्च एन अटैक ऑन अदर कंट्री एंड शुड बी इट एक्ट एज अ शेल्टर और फाइनेंसर, ठीक है। तो बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, उस समय इंडिया ही क्या था, इंडिया के अंदर ही प्रेसिडेंसी थी। और UNSCR 2593 जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एंश्योर करे कि अफ़गानिस्तान बेस की तरह यूज़ ना हो अटैक करने के लिए, जितने भी टेररिस्ट हैं उनके लिए, ठीक है। और एज अ फाइनेंशियर भी यूज़ ना किया जाए उसे। It also called on all parties to seek an inclusive negotiated political settlement with full, equal and meaningful participation of women। और ये भी कहा गया था कि सारी पार्टी को इंक्लूड करके पॉलिटिकल सेटलमेंट किया जाए और वुमेन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बट द तालिबान हैज़ शोन नॉट एनी प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस रिजोल्यूशन। तालिबान को कोई मतलब नहीं है, उन्होंने क्लियर करके रखा है कि डेमोक्रेसी रूल आने से रहा। द तालिबान व्यू देयर रूल ऑफ अफगानिस्तान एंड ओपन एंडेड, ड्रॉइंग लेजिटिमेसी फ्रॉम इस्लामिक रूल एंड फेसिंग नो सिग्निफिकेंट थ्रेट। उन लोगों ने कहा है कि उनका जो रूल है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसकी लेजिटिमेसी इस्लामिक लॉ से आई है, शरियात से आई है, और कोई थ्रेट नहीं है उनको। जो उनका स्पोक पर्सन है उन्होंने ये कहा है। बेसिकली दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी विल सीज टू एग्जिस्ट एंड इलेक्शन वोंट टेक प्लेस, ठीक है। तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, और ये भी रहेगा कि जो फीमेल एजुकेशन बैन किया है वो भी बैन ही रहेगा। द बैन ऑन गर्ल्स अटेंडिंग school beyond 6th grade is a part of series of regressive measures that will now keep Afghan girls and women away from classroom, most jobs and much of public life। तो 6वीं के बाद से लड़कियों को पढ़ना मना है, उनको जॉब नहीं मिलेगी, और ये सब रिग्रेसिव जो है स्ट्रेटजी अफ़गानिस्तान की तालिबान की खुद की है। At G20 Extraordinary Summit on Afghanistan in October 2021, Prime Minister Narendra Modi had urged the G20 country to seek accountability from Taliban on the basis of UNSC। तो प्रधानमंत्री जो G20 का समिट हुआ था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट जो कि अफ़गानिस्तान के लिए हुआ था, उसमें मोदी जी ने क्या कहा था कि G20 कंट्री से कि आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करिए तालिबान की। किसमें? रिजोल्यूशन जो हमने पास किया 2593 में, ताकि क्या किया जा सके, वुमेन्स को राइट दिलाया जा सके और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। एज न्यू दिल्ली होस्ट द G20 लीडर समिट नेक्स्ट मंथ, इट इज़ द टाइम इंडिया लीड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द तालिबान एंड थिंक ऑफ टू बोरो एंसरी वर्ड्स हाउ टू इम्पोज रूल्स ऑन अ बुज़काशी ऑफ अफगान सोसाइटी। तो बेसिकली अभी इंडिया G20 होस्ट करने वाला है और इंडिया को अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करना चाहिए, वर्ल्ड कम्युनिटी को कहना चाहिए कि कैसे अकाउंटेबल किया जाए तालिबान को, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। अच्छे से सारे आर्टिकल पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सारे जो भी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई इश्यू तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, एन्जॉय, थैंक यू।